यूक्रेन क्रीमिया में पूरी जीत की ओर अजेय रूप से बढ़ रहा है। ये हमारे नहीं, फिलिप इंग्राम के शब्द हैं। यूके सैन्य खुफिया के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी इंग्राम ने सब कुछ देखा है और उनके पास इसे साबित करने के लिए MBE भी है। और उन्होंने अभी अभी एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने एक अहम बात का खुलासा किया है। क्राइमिया में कुछ इतना बड़ा हो रहा है जिसे पुतिन नहीं रोक पा रहे। यह सिलसिला महीनों पहले ही शुरू हो गया था। अब ये हिमस्खलन बन गया है जो क्राइमिया को रूसी प्रभाव से मुक्त करेगा और प्रायद्वीप पर पुतिन की पकड़ ढीली करेगा। ये सब यूं ही नहीं हुआ। इंग्राम ने अपने इंटरव्यू में सबसे पहले यही कहा कि क्राइमिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह अलग थलग करने की रणनीति हो, ईंधन की भारी कमी हो या फिर प्रायद्वीप पर यूक्रेनी हमले, यह सब कुछ पहले से सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। यूक्रेन ने पूरी तैयारी की थी और बार बार क्राइमिया में वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाकर काला सागर और क्राइमिया के ऊपर हमलों के रास्ते बनाए। अगर देखें, जब यूक्रेन को पहली बार लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मिली तो उसने क्या किया? इंग्राम ये सवाल आलंकारिक ढंग से पूछते हैं। उसने रूसी एयर डिफेंस पर हमला शुरू किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस को व्यवस्थित ढंग से खत्म किया, जिससे हमले पूरे क्राइमिया और रूस में हुए। यह क्रीमिया को मुक्त करने के प्रयास का पहला चरण था, जिसने 2026 में दिख रही स्थिति की नींव रखी। साल के पहले 2 महीनों में हमलों में तेजी आई। जनवरी और फरवरी में यूक्रेन ने क्रीमिया की एयर डिफेंस संपत्तियों पर हर महीने 20 से 25 हमले किए, जैसा कि सशस्त्र संघर्ष स्थान और घटना डेटा यानी ACLED की रिपोर्ट बताती है। सिस्टम, रडार और डिपो यूक्रेनी ड्रोन हमलों में नष्ट हुए, जिससे हवाई क्षेत्र खुल गया और आगे की कार्रवाइयों का रास्ता बना। अखिलेश बताते हैं कि यूक्रेन ने चरण 1 नहीं रोका क्योंकि वह चरण 2 में आ गया है। एक दूसरे में मिल जाता है क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया में बची हुई हवाई सुरक्षा को लगातार नष्ट करता जा रहा है। 1 अगस्त को यूक्रेनी हमलों ने सेवास्तोपोल के मुख्य बंदरगाह में हवाई सुरक्षा और EW पोजीशनों पर आग लगा दी। यह यूक्रेन की नई आवाज ने रिपोर्ट किया। वह बंदरगाह जहां काला सागर बेड़ा था, रूस के युद्धपोतों को यूक्रेन से दूर जाना पड़ा। अब हमला आसान है क्योंकि यूक्रेन ने रणनीति का पहला चरण अच्छे से पूरा किया। जहां तक उस चरण के आगे बढ़ने की बात है, यह एक सरल विचार है। दूसरा चरण है अलगाव। यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी जीत यह है कि अलगाव रूस को क्रीमिया में अपने खोए हुए वायु रक्षा तंत्रों की भरपाई के लिए और तंत्र भेजने से रोकता है। इससे क्रीमिया की रक्षा सीमित और असुरक्षित हो जाती है। हर रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस जिसे यूक्रेन नष्ट करता है, वो उसे रूस से प्रायद्वीप मुक्त करने के लक्ष्य के करीब लाता है। इंग्राम के अनुसार रूस की रक्षा क्षमता हटने पर नए मौके मिलते हैं। वो बहुत और यूक्रेन ने वाकई में उन मौकों का भरपूर फायदा उठाया है जो उसने खुद के लिए बनाए हैं। हवाई रक्षा के विनाश के बाद अलगाव आ गया है। यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों में वाहनों को निशाना बनाने की कार्रवाई को मिलाकर काम किया है, जहां वह ईंधन और आपूर्ति ट्रकों को तबाह कर रहा है जो कब्जे वाले इलाकों के जरिए सामान लेकर क्रीमिया जा रहे हैं। जुलाई में काले सागर और अजोव सागर की शैडो फ्लीट पर 70 से ज्यादा हमले हुए। ये सब क्रीमिया में डिपो और सैन्य ठिकानों पर हमलों से भी जुड़ा है। रूस के क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को सहारा देने वाला रसद तंत्र को टुकड़ों में काटा जा रहा है, जिससे वह लगभग बेकार हो गया है। इसमें रणनीति के 2 हिस्से हैं। सैन्य पहलू महत्वपूर्ण है और हम जल्द ही बताएंगे कि क्रीमिया पर पुतिन की कमजोर पकड़ क्यों अहम है। लेकिन इससे भी ऊपर इंग्राम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि क्रीमिया में जो हो रहा है उसका मनोवैज्ञानिक पहलू उससे भी अहम है। ये पुतिन के लिए उस अहम क्षेत्र की हानि से भी ज्यादा नुकसानदेह है जिसे कभी महत्वपूर्ण माना जाता था, और इसका कारण सीधी व्याख्या में छुपा है। क्रीमिया रूसी शक्ति का प्रतीक और पुतिन द्वारा रूसियों व यूक्रेनियों को एक ही लोग बताने वाले मिथक का उदाहरण था। ये सब कुछ बिखर चुका है। इंग्राम 2014 में आक्रामकता के शुरुआती अभियान की ओर इशारा करते हैं, जब रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया को रूस में मिला लिया था, जिसे पुतिन द्वारा बनाए जा रहे मिथक की शुरुआत माना जाता है। इंग्राम कहते हैं, रूस ने बिना खून खराबे क्रीमिया पर कब्जा किया था। ये रूसी मानसिकता के लिए खास थी, जिसे पुतिन प्रायद्वीप को लेकर बनाना चाहते थे। इंग्राम का कहना है कि कब्जा यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाइयों के पीछे की मानसिकता का केंद्र है। सब वहीं से शुरू हुआ। इसका व्लादिमीर पुतिन और उनके करीबी लोगों के लिए भी मनोवैज्ञानिक महत्व है। व्लादिमीर पुतिन ने वही अपना आखिरी हनीमून मनाया था। उनके पास कुछ बहुत ही कीमती समुद्र तटीय संपत्ति है, जैसे कि उनके करीबी कई अन्य धन कुबेरों के पास भी है। पुतिन के लिए क्रीमिया को हमेशा से रूस का हिस्सा बताने का यह विचार जरूरी है। प्रायद्वीप के विलय के तुरंत बाद पुतिन वहां पहुंचे और उन स्थानों की एक दिखावटी यात्रा की
जिन्हें वे अपनी कथाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। सोवियत द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण हुआ। पुतिन ने रूसी ईसाई धर्म से जुड़े गिरजाघर का दौरा किया। उन्होंने सेवस्तोपोल जाकर रूस द्वारा यूक्रेन से छीने गए काला सागर बेड़े का निरीक्षण किया। ये सब रूस को महाशक्ति दिखाने और यूक्रेन को फिर से अपने दायरे में वापस लाने के लिए था। यूक्रेनवासी यही चाहते थे। विलय बिना खून खराबे के हुआ, जो पुतिन की बड़ी जीत थी। उन्होंने इसी का इस्तेमाल यह मिथक बनाने में किया कि रूसी और यूक्रेनी एक ही हैं। पुतिन के लिए क्रीमिया को एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इंग्रम के अनुसार यह यूक्रेन वासियों और रूसियों में भी साझा था, क्योंकि सेवास्तोपोल में काला सागर बेड़ा का मुख्यालय था। इसलिए कई सालों तक यह यूक्रेन और रूस की एकता का प्रतीक रहा। पुतिन ने जुलाई 2021 में रूसियों और यूक्रेन वासियों की ऐतिहासिक एकता पर एक निबंध लिखकर इस एकता के दावे को पूर्ण पैमाने के आक्रमण से कुछ महीने पहले और मजबूत किया। पुतिन ने अपने लेख में कहा कि रूसी और यूक्रेनी हमेशा से एक ही लोग रहे हैं। दोनों के बीच दीवार के लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। पुतिन के अनुसार फूट डालो और राज करो, ये रणनीति उन्हें अच्छे से पता है। पुतिन ने कहा कि रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी प्राचीन रूस के वंशज है। ये रूस के लिए क्रीमिया और आखिरकार यूक्रेन पर नियंत्रण का पर्याप्त कारण है। पुतिन के नजरिए में उन्हें एकजुट करने के लिए क्रीमिया में हो रही घटनाओं के लिए ये संदर्भ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन की अलग थलग करने की रणनीति पुतिन के बनाए मिथक का विरोध करती है। जिस एक दावे को सच कहा जाता है, यूक्रेनियन रूस में शामिल होना और एक होना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं चाहते। क्राइमिया का बिना हिंसा विलय पुतिन के मिथक को मजबूत करता है, मगर इस वक्त प्रायद्वीप में हो रही तबाही और दर्द वो कहानी खत्म कर देता है। यूक्रेन जो कर रहा है उसकी मनोवैज्ञानिक अहमियत को नजरअंदाज न करें। यूक्रेन का अनुमान है कि 2014 के विलय के बाद से कम 8,50,000 रूसी क्रीमिया में बस गए हैं और कई लोग इसे छुट्टियों की जगह मानते हैं। लोग पुतिन की एकता की बातों से आकर्षित थे, पर अब हर यूक्रेनी ड्रोन या मिसाइल न सिर्फ सैन्य उपकरणों में बल्कि पुतिन की कहानी में भी छेद कर रहा है। यूक्रेनियन और रूसी एक ही लोग नहीं हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन के दूसरे चरण में यही संदेश बार बार दिया जा रहा है। इस मिथक का टूटना पुतिन की प्रायद्वीप पर पकड़ कमजोर करने की कुंजी है, क्योंकि ये क्रीमिया पर पकड़ बनाए रखने के लिए पुतिन ने जो झूठ बोले हैं उजागर करता है। लेकिन इस कथित एकता से आगे पुतिन के क्रीमिया पर नियंत्रण का एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए। शक्ति। पुतिन के लिए ताकत का प्रदर्शन एकता से ज्यादा अहम है। एक दशक से क्रीमिया रूस के यूक्रेन पर कथित प्रभुत्व की बड़ी मिसाल है। ये शांतिपूर्ण तख्तापलट केवल एकता नहीं बल्कि दुनिया और यूक्रेन के लोगों को ये दिखाने के लिए थी कि रूस से डरना चाहिए। यूक्रेन ने पलटवार नहीं किया क्योंकि वह ऐसा करने से डरता था। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो रूस बाकी देश पर भी कब्जा कर लेगा। 2014 में शायद यही स्थिति थी जब यूक्रेन पूरे पैमाने के आक्रमण को रोकने के लिए तैयार नहीं था। 2022 और उसके बाद यूक्रेन ने रूस के अजेय होने के दावे को गलत साबित किया। अब क्रीमिया में हर मिसाइल या ड्रोन हमला पुतिन की ताकत और प्रायद्वीप की हकीकत में फर्क दिखाता है। रूसी मिथक। यूक्रेन के अलगाव अभियान और क्रीमिया के साथ जो कुछ किया है से खत्म हो रही है। इंग्रास इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्लैक सी फ्लीट के साथ क्या हुआ, क्योंकि उस फ्लीट का लगभग 30% हिस्सा नष्ट हो चुका है और बाकी छुप गया है। वे यूक्रेन के केर्च ब्रिज पर हुए हमलों को उजागर करते हैं, जो रूस की कथित शक्ति का स्मारक है, क्योंकि ये क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है। इनमें से कुछ भी कभी संभव नहीं माना गया। रूस बहुत मजबूत था, यूक्रेन बहुत कमजोर था। रूस क्रीमिया के विलय को यूक्रेन से दोबारा एकता की शुरुआत बताना चाहता था। रूस के गौरवशाली दिनों में वापसी। यूक्रेन ने खासकर 2026 में कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली नष्ट कर पुतिन की पकड़ कमजोर कर दी है और उसे रूस व कब्जे वाले क्षेत्रों से अलग थलग करने में सफलता पाई है। मामला इससे भी गहरा है। पुतिन की कहानियों से आगे क्रीमिया एक सैन्य संपत्ति था और वह उस मिथक के साथ साथ यूक्रेन की अजय विजय यात्रा में ध्वस्त हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि हमारे रोजाना आने वाले सभी वीडियो देख सके। 2026 में रणनीतिक दृष्टि से देखें तो क्रीमिया आज जो है और रूस के लिए जो होना चाहिए था उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इंग्रम के अनुसार क्रीमिया बड़ा इलाका है
और यूक्रेन के पास मध्यम दूरी तक मार करने की क्षमता न होने पर यह सुरक्षित था। यह एक अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाना था जहां रसद भंडार रखे जा सकते थे, वायुसेना के बेस बनाए जा सकते थे और बाकी सारी चीजें भी। वहां से उड़ान भरकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो कुछ हो रहा था उसमें समर्थन देना और वहां मौजूद रूसी सैनिकों की मदद करना संभव था। इंग्राम के अनुसार क्रीमिया ने रूस को एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी क्षमता दी क्योंकि पुतिन को लगता था कि यूक्रेन उस प्रायद्वीप को निशाना नहीं बना सकता था। यूके विशेषज्ञ सुरक्षित शब्द दोहराते हैं। पुतिन को लगा क्रीमिया सुरक्षित ठिकाना है जहां से हमले और पूर्वी यूक्रेन में लॉजिस्टिक्स संभाले जा सकते हैं। ये अब बदल गया है, जिसका श्रेय यूक्रेन की अलगाव रणनीति को जाता है। इंग्राम के अनुसार क्रीमियन प्रायद्वीप को अलग थलग कर यूक्रेन रूस की क्षमता रोक रहा है। इसने रूस की उस क्षमता को रोक दिया है कि वह इसे एक हवाई अड्डे या कई हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स बेस, कमांड और कंट्रोल बेस के रूप में इस्तेमाल कर सके। ब्लैक सी फ्लीट बाहर हो गया है, जिससे पुतिन क्रीमिया को लेकर चिंतित है क्योंकि अब वह प्रायद्वीप से सैन्य प्रभुत्व नहीं बना सकते जैसा उन्होंने रूस की जनता से वादा किया था। पुतिन को मजबूर होकर देखना पड़ा है कि यूक्रेन की क्रीमिया के लिए रणनीति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक और कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। पहले केर्च ब्रिज या ब्लैक सी की सैन्य संपत्तियों पर ही हमले होते थे, क्रीमिया पर नहीं। पुतिन इसे संभाल सकते थे। पुतिन कहते थे कि अलग अलग हमलों का कोई मतलब नहीं, लेकिन अब यूक्रेन की रणनीति हर पहलू को समेटे हुए है। क्रीमिया अब नियमित निशाना बन चुका है जहां हर हफ्ते कई हमले होते हैं। ब्लैक सी अब लगभग यूक्रेन के नियंत्रण में है और क्रीमिया तक कब्जे वाले इलाकों से जाने वाले लॉजिस्टिक रास्ते भी टूट चुके हैं। जैसे पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर हो रही है। रूस फिर से यूक्रेन को कम आंकने के चलते रणनीतिक रूप से उजागर हो गया है। क्रीमिया की वही भूगोल जो रूस के लिए पहले कीमती थी अब बोझ बन गई है। इंग्राम के अनुसार मध्यम दूरी तक पहुंचने की क्षमता अब समस्या नहीं रही। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो क्रीमिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। उसके पास ऐसे नौसैनिक ड्रोन भी है जो पूरे काला सागर और एजो सागर तक जा सकते हैं। अब दूरी मायने नहीं रखती। काला सागर बेड़े ने यह बात पहले ही सीख ली थी। अब क्रीमिया को भी ये संदेश मिल रहा है, क्रीमिया सुरक्षित नहीं है और इसका मतलब है कि इसे उस विशाल सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जैसा पुतिन ने कल्पना की थी। यूक्रेन के हमलों ने जो पुलों और रेल संपर्क से लेकर काफिलों और ईंधन डिपो तक सब कुछ पर हुए हैं, क्रीमिया को पुतिन के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन क्रीमिया को वापस लेने के लिए बल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इसे ऐसे तरीके से कर रहा है जिसकी किसी ने, खासकर पुतिन ने, कभी उम्मीद नहीं की थी। सालों तक, खासकर यूक्रेन युद्ध से पहले, माना जाता था कि क्रीमिया वापस लेने के लिए बड़ा उभयचर हमला जरूरी होगा जिससे यूक्रेन को प्रायद्वीप में अपने सैनिकों को तैनात करने का मौका मिले। उस हमले में क्रीमिया और यूक्रेन को जोड़ने वाले संकरे भूभाग से भी हमला होता। यह संभव ही नहीं था। यूक्रेन को अपने हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार, अगर उससे भी ज्यादा नहीं, सैनिकों को खोना पड़ता और वह मुख्य भूमि पर खुद को असुरक्षित छोड़ देता। बल प्रयोग कोई विकल्प नहीं था। कीवियन इंडिपेंडेंट के अनुसार पश्चिम के अधिकांश लोग इससे सहमत थे, लेकिन अब बल प्रयोग एक विकल्प बन गया है। बस वो बल नहीं था जिसकी उम्मीद थी। जैसा कि यूक्रेन में अक्सर होता आया है, ड्रोन हर चीज के केंद्र में है। ड्रोन के कारण यूक्रेन को क्रीमिया में सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है, जिससे पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। लगातार ड्रोन हमले और उनके प्रभाव यूक्रेन के लिए रूसीकरण खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमने रूस से केर्च जलडमरू मध्यपार ट्रेनों को क्रीमिया ले जाने वाली फेरियां देखी है, जो पर्यटकों के साथ साथ तेल, गैस और खाना भी ले जाती है। इंग्रम बताते हैं कि यूक्रेन ने वहां रहने की उम्मीद रखने वालों की जरूरी चीजों और कब्जे वाले इलाके में ट्रकों पर कई बार हमला किया है। अब यूक्रेन क्रीमिया में जाने वाली हर चीज जैसे ईंधन या पानी पर नियंत्रण रखता है, जिससे समस्याएं साफ दिख रही हैं। यूक्रेन की अलगाव नीति से क्रीमिया में ईंधन संकट है, पेट्रोल पंप खाली है और रूसियों के पास उसे भरने का तरीका नहीं है। यूक्रेन संभवतः प्रायद्वीप पर मारक नियंत्रण रखता है, जो कि हमने जिन वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने पर ध्यान देने की बात की थी, उसी के कारण संभव हो पाया है। ईंधन के साथ साथ भोजन भी समस्या बन गई है। रॉयटर्स ने 1 अगस्त को बताया कि क्रीमिया में रूसी कब्जाधारियों को अब गर्म भोजन के लिए कतार लगानी पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन वहां की ऊर्जा ग्रिड पर हमला कर रहा है। कब्जाधारियों से बिजली छिन जाती है और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कई शहर बिजली पानी के बिना हैं। कुछ मामलों में बिजली कई दिनों तक कट रहती है, फिर रूस उसे बहाल करता है, फिर यूक्रेन दोबारा हमला करता है। जुलाई में प्रायद्वीप की रात की रोशनी 20% घटी। युद्ध पूर्व क्रीमिया की आबादी में से 14 लाख लोग यूक्रेन के कारण हुई बिजली कटौती से प्रभावित हुए हैं। यही तो पूरी बात है। प्रतीकात्मक और सैन्य पहलुओं से आगे, यूक्रेन क्रीमिया को उन लोगों के लिए धरती पर नर्क बना रहा है जिन्हें रूस ने प्रायद्वीप पर बसाया है। वे जानते हैं कि पुतिन उनकी रक्षा नहीं कर सकते, वे ये रोज देखते हैं। लेकिन जो बात पुतिन को सच में चोट पहुंचाएगी वह रोजमर्रा के कब्जाधारी नहीं है जो खाने के लिए लाइन में खड़े हैं और आखिरी गैस जलाकर किसी विक्रेता तक पहुंचते हैं, बल्कि वह है अभिजात वर्ग। वे देख सकते हैं कि क्रीमिया वैसा नहीं है जैसा पुतिन ने वादा किया था। क्रीमिया
पुतिन के धन कुबेरों के लिए छुट्टियों का ऐसा स्वर्ग होना था जिसे यूक्रेन छू भी न सके। अब वे धन कुबेर समुद्र तट पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां बारूदी सुरंगें, कांटेदार तार और टैंक रोधी उपकरण लगे हैं। इंग्राम कहते हैं, यह पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। ये संदेश अब रूस के उच्च वर्ग और पुतिन के करीबियों में लौट रहा है। यहाँ हम आख्यान को ध्वस्त करके मिली मुक्ति देख रहे हैं। यूक्रेन को क्रीमिया में सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रायद्वीप को पुतिन और उसके अभिजात वर्ग के लिए अव्यवहार्य बना रहा है। यूक्रेन को बस ड्रोन भेजते रहना है ताकि वो उन जगहों पर हमला करता रहे जहां वो पिछले कुछ महीनों से हमला कर रहा है। हर हमला नुकसान करता है। यूक्रेन की अलगाव रणनीति से नुकसान की मरम्मत संभव नहीं। हर बार जब क्रीमिया में ड्रोन उतरता है, पुतिन को झटका लगता है। रूस के नेता और कितने झटके सह सकते हैं। इसी दौरान रूस सितंबर के मध्य में राज्य ड्यूमा चुनावों की तैयारी कर रहा है। ये पहले चुनाव हैं जो पुतिन के आक्रमण के बाद हो रहे हैं। रूस के नेता बुरे नतीजों का सामना कर रहे हैं। उन्हें सत्ता से हटने का डर नहीं, लेकिन उनके कई सहयोगी खतरे में हैं। पुतिन ने जिन लोगों को अपने इशारों पर चलने के लिए नियुक्त किया है वे चुनाव में हैं और क्रीमिया की स्थिति शायद इसमें सबसे बड़े कारकों में से एक है। अब पुतिन डरे हैं। उन्हें क्रीमिया में हो रही घटनाओं के साथ साथ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत दूसरे प्रतीकात्मक ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों की चिंता है। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा सकते, चाहे वह पुलिस राज्य में हो जहां सब कुछ नियंत्रित करते हैं। पुतिन से जुड़ाव से सत्ता की उम्मीद करने वाले प्रभावशाली लोग अब बाहर हो सकते हैं और इसका दोष क्रीमिया की घटनाओं को देंगे। क्रेमलिन के अंधेरे कोनों में और धन कुबेरों व राजनेताओं के घरों में पुतिन की असफलता की चर्चा बढ़ रही है, क्योंकि वे उन्हें पहले से ज्यादा कमजोर मान रहे हैं। यूक्रेन के कदम का असली मकसद यही है। इंग्राम ने सितंबर चुनावों का जिक्र इसलिए किया था ताकि दिखा सके कि पुतिन कमजोर पड़ सकते हैं और उनकी सत्ता उतनी अछूती नहीं है जितना वे सोचते थे। यूक्रेन ही इसकी वजह है। क्रीमिया पर पुतिन का नियंत्रण टूटना आम रूसी नागरिकों को मतदान में और पर्दे के पीछे बैठे अभिजात वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि वे आखिरकार उस नेता के खिलाफ कुछ करें जो इतनी दूर जा चुका है कि अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। पुतिन क्रीमिया से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन क्रीमिया पर आक्रमण नहीं करेगा। यूक्रेन के प्रायद्वीप पर जीत के लिए ये दोनों स्थितियां जरूरी नहीं है। पूर्व यूक्रेनी रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने जून में साफ कहा था कि क्रीमिया द्वीप बन रहा है। आप कह सकते हैं कि यह पहले से ही एक द्वीप है। प्रायद्वीप का भविष्य और अधिक हमले, दर्द और उस रूसी राष्ट्रपति पर गुस्सा है जिसने सुरक्षा का वादा कर हर बार असफलता पाई। हम क्रीमिया में रूसी शासन के अंत की शुरुआत देख रहे हैं। प्रायद्वीप पर पहले ही कुछ बड़ा हो चुका है और पुतिन के लिए हालात और बिगड़ेंगे। इंग्राम ने क्रीमिया में यूक्रेन की कार्रवाई और 2 चरणों वाले अभियान के प्रभावों को अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, हमने आपकी मदद के लिए सब कुछ तैयार किया है। हमारा वीडियो देखें जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के लिए रणनीति कैसे बदली और इसका असल मतलब क्या है, ताकि आप और भी अच्छी तरह समझ सके कि पुतिन की पकड़ कैसे ढीली पड़ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें। हमारे पास कई वीडियो है और हम रोज नए वीडियो लाते हैं ताकि आप यूक्रेन और सैन्य जगत की बाकी ताज़ा खबरों से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।